वस्ती एशिया में एक बार फिर ताकत का खेल जारी है। एनी एयर बेस का ताजिकिस्तान से खात्मा भारत की वस्ती एशिया में स्ट्रेटेजिक शिकस्त है। भारत आज मजबूर हो चुका है और एयर बेस का खात्मा अपनी मर्जी से कह के करता है, लेकिन दबाव रशिया और चाइना का नजर आता है। दरअसल रशिया ये नहीं चाहता कि इसके असर सूख के इलाके में कोई आजाद भारतीय फौजी तंजीम मौजूद हो, और दूसरी जानिब चाइना का ताजिकिस्तान पे दबाव बहुत ज्यादा हो चुका था, आज भी मौजूद है। मुझे लगता है कि अगर ये भारत का रवैया बेहतर ना हुआ तो पाकिस्तान भारत को किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्ती एशिया में एक बार फिर ताकत का खेल जारी है। जब ताजिकिस्तान ने रशिया और चाइना के दबाव के बाद एनी एयर बेस से भारत को बेदखल किया तो वस्ती एशिया में नई ग्रेट गेम शुरू हो गई। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक एनी एयर बेस का ताजिकिस्तान से खात्मा भारत की वस्ती एशिया में स्ट्रेटेजिक शिकस्त है, जबकि रशिया और चाइना की बड़ी जीत है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत वस्ती एशिया से बाहर हो गया? तो मैं आपको बताऊं कि एनी एयर बेस क्या है, आगे क्या होने वाला है और भारत को अब कहां कहां नाकामियां होने वाली हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। दरअसल ताजिकिस्तान में एनी एयर बेस इंडिया का पहला और अहम तरीन बैरून मुल्क फौजी अड्डा था, जो दोशंबा के करीब वाक़ है, और इस साबिक सोवियत दौर का अड्डा है जिसे इंडिया ने 2000 की दहाई में ताजिकिस्तान के साथ मिलकर तामीर और तरक्की दी। तो भारत ने यहाँ लड़ाका तैयारों के लिए रनवे, ईंधन डिपो और कंट्रोल टावर्स ये सब कायम किए। एक्सप्रेस इंडिया के मुताबिक ये बेस ताजिकिस्तान में भारत का वाहिद फ़ाल बैरूनी फ़ौजी अड्डा था, जिससे भारत को वस्ती एशिया में स्ट्रेटेजिक रसाई, इंटेलिजेंस जमा करने और पाकिस्तान अफगानिस्तान के करीब एक फ़ौजी मौजूदगी फराहम की थी। तो भारत ने 2022 में एनी बेस से आहिस्ता आहिस्ता अपने फौजी यूनिट्स और साजो सामान निकालना शुरू किए थे, क्योंकि साल 2021 में ही ताजिकिस्तान ने भारत को वाज़े कर दिया था कि लीज़ की अब तजदीद नहीं की जाएगी, और 2025 तक मुकम्मल तौर पे अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया। ये बेस भारत की वस्ती एशिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशन का अहम जुज़ था, और नई दिल्ली तकरीबन 2 दहाइयों के बाद अपनी वाहिद बैरून मुल्क फ़िज़ाई अस्करी तनसीब से महरूम हो गया, क्योंकि नई दिल्ली के लिए एनी एयर बेस का नुकसान महज लॉजिस्टिक मसला नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेटजिक रसाई में नुमायाँ कमी है। भारत ने यहाँ मुबैना तौर पर 70 से 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सरमायाकारी की, जिसके ज़रिए रनवे को 3200 किलोमीटर तक तोसी दी गई। नए हैंगर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स, रेडार, सहूलियात, हिफाजती इंतजाम ये सब कायम किए गए, और तकरीबन 200 भारतीय फ़िज़ाई और फ़ौजी एहलकार वहाँ पर मौजूद थे। तो एनी एयर बेस, जिसे फरखोर एनी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे से तकरीबन 15 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है, और ये बेस सोवियत यूनियन के दौर में तामीर की गई थी, और 1979 से 1999 तक अफगानिस्तान में सोवियत जंग के दौरान अहम किरदार अदा करती रही। ये बेस पाकिस्तान की शुमाली सरहद से 1000 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाज़े थी, और अफगानिस्तान को वाखान कॉरिडोर तक निगरानी की सलाहियत रखती थी। तो सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में यह बेस ताजिकिस्तान के कंट्रोल में आई, लेकिन मौशी कमज़ोरी और खाना जंगी के बायस ताजिकिस्तान ने इसे मुकम्मल तौर पे एक्टिव नहीं रख सका, फ़ाल नहीं रख सका। दुनिया और वस्ती एशिया में कहा जाता है कि भारत का दिफाई बजट तो बहुत बड़ा है, भारत को कोई मात नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया जानती है कि कम बजट के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को कैसा सबक सिखाया। भारत आज मजबूर हो चुका है और एयर बेस का खात्मा अपनी मर्जी से कह के करता है, लेकिन दबाव रशिया और चाइना का नजर आता है। रशिया ने ताजिकिस्तान में 7000 ज़्यादा फौजी तैनात किए हुए थे, जो रशिया के बैरून मुल्क सबसे बड़ा तैनाती है, आप समझें। और रूस ताजिकिस्तान कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेस्टो जो है, उसके ज़रिए सिक्योरिटी फराहम करता है। दरअसल रशिया ये नहीं चाहता कि इसके असर सूख के इलाके में कोई आज़ाद भारतीय फौजी तंजीब मौजूद हो। 2022 में यूक्रेन जंग के बाद रूस का चाइना पे इन्हिसार बढ़ गया, जिससे वस्ती एशिया में नई सफ़बंदियाँ हुई, और 19वीं सदी में भी ऐसा ही मामला बरतानिया और रशिया के दरमियान था, कि आज ये रशिया और चाइना और भारत के दरमियान है। तो एनी एयर बेस का खात्मा इस बात की अलामत है कि छोटे ममालिक बड़ी ताकतों के दरमियान किस तरह तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते हैं, और दिलचस्प फैक्टर यह है कि एनी एयर बेस की बंदिश को अजीम ताकतों की मुसाबकत यानी ग्रेट पावर कंपटीशन का हिस्सा बताया जाता है।
जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपने मफादात के लिए छोटे ममालिक के अंदरूनी फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। और दूसरी जानिब चाइना का ताजिकिस्तान पर दबाव बहुत ज़्यादा हो चुका था, आज भी मौजूद है। और उसकी वजह यह है कि चाइना ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा है और ताजिकिस्तान पे चाइना का बैरूनी कर्ज $3 अरब से ज़्यादा है। तो आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके तहत चाइना ने ताजिकिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए हुए हैं। ताजिकिस्तान का ये फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहम है। अहम इसलिए कि भारत को वस्ती एशिया में वाहिद फौजी मौजूदगी ख़त्म हो गई, उसके से रशिया और चाइना का सरसूख मजबूत हो गया। और ये जो फैसला था कि सदर इमाम अली रहमान की हुकूमत के लिए एक तवाज़ुन का खेल था। तो भारत की मुमकिना हिकमत अमली का क्या हो सकती है? अब मुमकिना तौर पे कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ नए इंतज़ामात या ईरान की चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ज़रिए मुतबादिल रास्ते तलाश कर सकते हैं। जबकि मुझे लगता है कि अगर ये भारत का रवैया बेहतर ना हुआ तो पाकिस्तान भारत को किसी जगह मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दिफाई और सफारती महाज पर एक कामयाब हिकमत अमली मैं आपको और बताता हूँ, जिसकी वजह से भी ताजिकिस्तान ने भारत को शर्मिंदा किया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। जब भारत के साथ 6-7 मई 2025 में जंग हुई तो 29 मई को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात हुई, जिसमें सियासी, तजारती और सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। और सिक्योरिटी में एक काम भारत को वस्ती एशिया में इसका असल चेहरा दिखाना भी शामिल था, जो अब दुनिया के सामने आ चुका है। तो ताजिकिस्तान के इस इक़दाम के बाद वस्ती एशिया की शतरंज में एक रनवे का कंट्रोल भी किसी मुल्क के स्ट्रेटेजिक तकदीर बदल सकता है। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में क्या होगा और सेंट्रल एशिया या वस्ती एशिया जो है इसमें क्या क्या रोल प्लेइंग होगी, चाइना क्या करेगा, रशिया क्या करेगा और पाकिस्तान का इसमें कितना फ़ायदा है, सब आपको मैं अगले किसी व्लॉग में बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।